दंगाई त्रिशूल और तलवार के सामने अगर कोई आपको बचाएगा, कलम और किताब बचाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, हम ये मांग रहे हैं क्या कि किसी और की जमीन छीन कर हमें दे दो, हम किसी और की नौकरी छीन कर हमें दे दो, किसी और की शिक्षा छीन कर हमें दे दो? नहीं, हम ये मांगते हैं मेरे हिस्से की नौकरी, मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से का मालिकाना हक मुझे चाहिए, और जो भी उस पर अवैध कब्जा किया है उसको खाली कराओ। इसलिए जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जाति जनगणना पर 2024 का चुनाव होना चाहिए। अरे पता तो चले, कहीं 3% लोग 97% चीजों पर कब्जा तो नहीं किए बैठे हैं। न्याय मिलेगा तो संघर्ष से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो जागरूकता से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो सवाल पूछने से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो शिक्षा से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो तब मिलेगा जब न्याय मांगने वाले ताकतवर होंगे। अगर कमजोर होंगे तो ऊपर वाला एक ही लाठी से सबको हाँक देगा, और अगली बार 5 साल के लिए फिर हम और आप मूर्ख बन जाएंगे। 2024 नजदीक आ रहा है, इशारों में ही आपको अपना पैगाम दे रहा हूं। न्याय भीख मांगने से नहीं मिलता। एक बात बताइए, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूसीसी जब आएगा तो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे इस देश के आदिवासी समाज के लोगों, आप पूरे देश में जिस दिन ऐसा कोई कानून आए, पूरे देश के सड़कों को अपने उलगुलान और सेवा जोहार के नारों से गुलजार कर देना। आपके पीछे कंधा मिलाकर हम सब भी खड़े होंगे कि आपको इस देश में आपके संस्कृति से छेड़खानी नहीं करने देंगे। हमारी वर्तमान की माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया दिल्ली के एक मंदिर में जाने लगी तो दूर से उनको पूजा करने दिया, उनका शुद्धि करवाया था जाकर के उनके चैम्बर में। बताओ, आजाद भारत में है हिम्मत किसी चुने हुए सबसे बड़े व्यक्ति को आप शुद्धि करा रहे हो? इसका मतलब वो पाप करके गई थी क्या कि वो आदिवासी घर में पैदा हो गई? ये अपमान आपका हुआ कि नहीं हुआ? आप सबको सेवा जोहार, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे के इस मौके पर नेहरू सांस्कृतिक भवन, भिलाई, छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में आए हुए मंच पर बैठे सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने उनसे भी ज्यादा सम्मानित बैठे आप सभी लोगों को मेरा सेवा जोहार है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज के दिन एक बात जो मुझे सुकून दे रही है कि जिस समय पूरे देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए त्रिशूल और तलवार बांट रहे हैं, हम एक तीर एक कमान की बात लेकर के पूरे देश को एक करने का यह आगाज कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि तीर और कमान जिन लोगों के हाथ में था वो हमारे भी पुरखे थे। छत्तीसगढ़ की जमीन पर खड़े होकर मैं अपने पुरखे बाबा तिलका मांझी, बाबा सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा से होते हुए टंटिया मामा और शहीद वीर नारायण सिंह जी को याद करना हूं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि किसी वृक्ष पर पत्ते अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं। अगर हमारी जड़ें इतनी गहरी न होती तो आज हमारी टहनियों के पत्ते इन जालिमों की आंधियों में कब के उड़ गए होते, मगर आज भी हम खड़े हैं क्योंकि हमारे पुरखे बहुत गहरी जड़ों वाले थे, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं।
का ये आयोजन इस मामले में भी कितना खूबसूरत है। एक तरफ सेवा जोहार का नारा लगाते हुए आदिवासी समाज के लोग हैं, एक तरफ जय भीम का नारा लगाते हुए हमारे अंबेडकर फूले पेरियार को मानने वाले समाज के लोग हैं, और हम यहां खड़े होकर विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन सब को मिलाकर, अभी हमारे पूर्व के वक्ता मंडल कमीशन और बीपी मंडल की बात कर रहे थे, इन सब को मिलाकर हम भारत और भारत के संविधान की बात करने आपके बीच में आए हैं। इसलिए ये कार्यक्रम कितना खूबसूरत बना हुआ है। अपनी बातचीत के सबसे शुरुआत में ही एक बात के लिए आप सबको बधाई दूंगा, कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई दूंगा। हालांकि सबसे पहले मुझे खेद जताना चाहिए कि हमने जो समय दिया उससे थोड़ी सी देर से पहुंचे। हमने सुना आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन दो और कार्यक्रम थे, और ये हेमंत केसरिया जी हैं, हमारे ओबीसी महासभा के संस्थापक शाहू जी, और तमाम लोग लगातार जिन कार्यक्रमों में गए वहां से बस अपनी बात रख के भागते रहे कि आपके द्वारा समय चूंकि हमसे सबसे पहले मांगा गया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपके बीच समय से पहुंच जाएं। अभी खड़ा होकर थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि हमने अपना वादा निभाया है। तो आज बातचीत शुरू करने के पहले सबसे पहली बधाई जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि आज जो 9 अगस्त है वो अगस्त क्रांति का भी दिन है। ये 9 अगस्त जो है वो विश्व के इंडिजिनियस पीपल्स, वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स है डे। इसका मतलब ये कि ये एक उत्सव का, खुशी मनाने का, अपनी विरासत को क्लेम करके अपनी विरासत पर गर्व करने का है। मगर मैं सलाम करूंगा उन तमाम आयोजक लोगों को जिन्होंने आज के दिन को किसी उत्सव की बजाय आक्रोश का दिन चुन लिया है, और आपके आक्रोश में हम भी अपना आक्रोश शामिल कर रहे हैं। आक्रोश इस बात का कि जो इस मुल्क के सबसे मूल निवासी लोग हैं, सबसे आदिवासी लोग हैं, मैं अपने पुरखा जयपाल सिंह मुंडा को याद कर रहा हूं, जब संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर हमारे पुरखे ने कहा कि ये लोकतंत्र का पाठ आप हमें ना सिखाएं, हम लोकतंत्र के वारिस, सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, आपको हमसे लोकतंत्र सीखना चाहिए, आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए। ऐसे जयपाल सिंह मुंडा को याद करते हुए मैं अपने लोकतंत्र के खूबसूरत देश भारत में जब एक तरफ नारा लगाया जा रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हमारा देश आजादी के 75 साल हो गए इसकी खुशी और जश्न मना रहा है। सरकारों ने ऐलान कर दिया है कि ये लोग करोड़ों करोड़ रुपए जाओ पूरे देश में जश्न मनाओ कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, बड़े बड़े झंडे फहराओ, बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ और नारा लगाओ जोर से कि हम भारत की माता को कितना आगे बढ़ा चुके हैं। ऐसे दौर में मैं अपनी मणिपुर की उन माताओं और बहनों को याद करते हुए अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को लानत भेजता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मणिपुर में ये आग लगाए बैठे हो। जो प्रधानमंत्री किसी क्रिकेटर का अंगूठा टूट जाए तो ट्वीट करने का समय पा जाता है, जो प्रधानमंत्री जब इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना होता है तो झूठ बोलने का समय पा जाता है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना लिए हुए हैं, शेर बने हैं और 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और एक लफ्ज बोलने के लिए ऐसे प्रधानमंत्री के पास अगर समय नहीं है तो हम कहते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें शर्म आती है, हम शर्मिंदा हैं। और मणिपुर की उन अपनी माताओं और बहनों से हम कहना चाहते हैं कि हां, हम शर्मिंदा हैं कि हमने जिस दिन वो वीडियो देखी उस रात हमें नींद नहीं आई। न जाने कैसे
इस मुल्क के हुक्मरान सोए होंगे और चुपचाप बैठे होंगे। हमें तो यह महसूस होता है काश हम जाते मणिपुर और जाकर वहां आंसू बहा रहे अपने भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों के साथ अगर 2 आंसू बहा लेते, 2 लाठी सह लेते, 2 जेल झेल लेते, तो हमें लगता कि जो दर्द हमारे परिवार के लोग झेल रहे हैं उस दर्द में हम भी शामिल हैं। मगर अफसोस कि हम ऐसा भी नहीं कर पा रहे। इसलिए आपके बीच में खड़े होकर के केवल हम उनको हिम्मत देने का काम कर रहे हैं जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम तो बड़े सुकून में बैठे हैं साहब, हम तो आज यहां पर इतना बड़ा आयोजन में शामिल हो रहे हैं, मगर पूछिए मणिपुर जब जल रहा है तो वहां के लोगों पर क्या बीत रही होगी। और वहां का मुख्यमंत्री जो उसी जनता ने चुना है, वहां का मुख्यमंत्री यह बयान देता है कि ऐसी घटनाएं तो रोज होती रहती हैं। हां, तुम्हारे राज में तुम जिसे राम राज का नाम लेकर करते हो वहां वाकई ऐसी घटनाएं होती रही होंगी, मगर हम भारत के संविधान वाला राज चाहते हैं जहां एक भी ऐसी घटना पर हम शर्मिंदा होते हैं और आगे कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना न हो। ऐसा बयान देकर के भी लोग मुख्यमंत्री बने बैठे और बिना कोई बयान दिए इस देश का प्रधानमंत्री कोई बात नहीं बोल रहे और इस देश के हम तमाम लोग चुपचाप देख रहे हैं। यह सही बात है, यह मोहब्बत और प्यार का भारत था। इन लोगों ने हर जगह उसमें आग लगा दी है, आग लगा दी। अरे आग लगानी ही थी तो उलगुलान की मशाल वाली वो आग लगाते जिसने आदिवासी मूल निवासी और इस मुल्क के कमेरा लोगों को उनके जीवन की रोशनी बनकर के गुलजार कर दिया। वो बिरसा मुंडा के उलगुलान वाली आग लगाते, लेकिन तुमने तो घर फूंकने वाली आग लगा दी। हम शर्मिंदा हैं कि तुम्हारी आग को हम बुझा नहीं पा रहे। मगर आए समाज के लोगों, यहां जब खड़े हैं हम, तो यहां एक वादा हमें अपने आप से भी करना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। आप कल्पना करिए, ये आग आज वहां लगी है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि आज जो आग वहां लगी है उसकी आंच हमारी तक आ रही है। जो आग बस्तर में लगी है उसकी आग अगर हमारी सीने तक नहीं आ रही तो इसका मतलब हम जिंदा नहीं हैं। साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बांट करके आग लगाने वाले, उन्होंने सबसे पहला काम किया, हमें बांटा। मगर आदिवासी समाज के इस कार्यक्रम में आकर के एक बात अपने दिल की मैं कहना चाहता हूं। मन की बात नहीं करूंगा, दिल की बात करूंगा, क्योंकि मन की बात करने के लिए झूठा होना पड़ता है। भाई मन की बात वो करे जो सफेद झूठ बोल सके। आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस देश में नहीं, अगर किसी बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन था, किस देश का था, तो आप सोचिए कि वो सबसे बड़ा झूठा नेता कौन बनेगा। अरे भाई, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप कह रहे हो कि हमने हर साल इतने एम्स खोल दिए, इतने मेडिकल खोल दिए, इतनी यूनिवर्सिटी खोल दी, और कुछ ही दिन बाद आपका मंत्री कह रहा है कि नहीं साहब, जितना उन्होंने हर साल बोला है हो सकता है उतना हमने 9 साल मिला करके भी न खोला हो। अब बताओ झूठा कौन है भाई? मैं अगर आपका वोट लेकर के जीत जाता हूं तो आप सोचिए कि आपका 15 लाख रुपया हर अकाउंट में भिजवाऊंगा। याद है ना? कितना लाख? भूले तो नहीं है ना? 2 करोड़ रोजगार हर घर, हर पूरे दुनिया देश के लोगों को दूंगा। कितना करोड़? 2 करोड़। स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। अरे हेमंत केसरिया जी,
कल्पना करिए कि धमतरी और इधर के इलाके में बुलेट ट्रेन चल रही होती तो हम 2 घंटा पहले ही आपके कार्यक्रम में आ गए होते। है कि नहीं बात? इसका मतलब कि वो भी झूठ था। मैंने लेकिन एक दिन सपना देखा, मेरे सपने में एक बुलेट ट्रेन आई। उस ट्रेन की एक बोगी में 15-15 लाख रुपए रखे हुए थे। उसकी अगली बोगी में 2-2 करोड़ नौकरियां रखी हुई थी। उसकी अगली बोगी में कुछ स्मार्ट सिटी बैठे थे, कुछ स्मार्ट गांव बैठे हुए थे। उसकी अगली बोगी में रुपया जो डॉलर की कीमत से कई गुना ताकतवर हो गया था वो बैठा हुआ था। उसकी अगली बोगी में कुछ अच्छे दिन बैठे हुए थे। उस अगली बोगी में बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार फलाने की सरकार। और वो बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से चलती हुई गुजरात के आगे जाकर कहीं खो गई है। मैं आज भी उस बुलेट ट्रेन को खोजने आपके बीच में आया हूं। याद दिलाओ भाई, वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई? आज इतना झूठ बोलकर हमारा वोट ले लिया गया। हम भी तो खुश हो गए थे। हमें भाई को जब भाई से लड़ाया गया तो दोनों भाई खुश हो गए। आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दिया, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा दिया, दलितों को दलितों से लड़ा दिया, फिर इन तीनों को आपस में लड़ा दिया। महिलाओं के खिलाफ पुरुषों को खड़ा कर दिया, आदिवासियों के खिलाफ ओबीसी को खड़ा कर दिया, ओबीसी के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया, गरीब के खिलाफ पूंजीपति को खड़ा कर दिया। और ये करते करते सबको बांट करके वो राज कर रहा है, जो आकर के कहता है कि इस देश का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। समझ रहे हैं ना? हम लड़ते गए और वो जीतता चला गया। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, 2 बिल्लियां रोटी पाती हैं तो रोटी पाकर वो आपस में लड़ने लगती हैं कि बराबरी से कौन कैसे बांटेगा। बीच में एक बंदर आता है। बंदर दोनों बिल्लियों से कहता है, रुको, मैं न्याय करूंगा। तराजू लेकर बंदर आया, उसने रोटी दोनों तरफ रखी। जिधर रोटी ज्यादा थी उसकी रोटी तोड़कर खा लिया तो दूसरी तरफ ज्यादा हो गई, फिर इधर की रोटी खा लिया, फिर पहली तरफ ज्यादा हो गई, फिर इधर की रोटी खा लिया। दोनों बिल्लियां चुपचाप उसका न्याय देख रही थी और ऐसा करते करते बंदर दोनों तरफ की पूरी रोटी खा गया। दोनों तरफ की तराजू खाली थी और उस बंदर ने बड़ा सा भाषण देते हुए कहा, देखो बिल्लियों, मैंने न्याय कर दिया है। जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये है। दोनों को रोटी नहीं मिली और वो बंदर तराजू लेकर चला गया। मैं आपके बीच में कहने आया हूं, हमारे आपसी झगड़े का न्याय करने के नाम पर कुछ लोग हमारे हिस्से का सब कुछ खा गए। अब मैंने आगे नहीं कहूंगा कि वो बिल्ली कौन है और वो, इसलिए समझदार को इशारा काफी। मैं यहां कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि आयोजक लोगों को मुश्किल हो जाए। भाई इशारे में भी तो बात करनी चाहिए। और भाई को भाई से, बहन को बहन से, माताओं बहनों को आपस में, SC ST OBC को आपस में लड़वा दिया। पहली गुजारिश विश्व आदिवासी दिवस पे मेरी कि हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। हमने अपनी नाक बड़ी कर ली और दिल छोटा कर लिया। जिसने लड़ाया हम लड़ते चले गए। कौआ कान लेकर भागा, हम कौआ खोजने चले गए। कौआ कुछ दिन बाद पता चला कि प्रधानमंत्री का दोस्त था जो सब कुछ लेकर भाग गया विदेश में। और हम तो दौड़ते चले गए भाई। कभी मंदिर के नाम पर दौड़े, कभी मस्जिद के नाम पर दौड़े, कभी धर्म के नाम पर दौड़े, कभी किसी नाम पर दौड़े। और हमारा जो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का भारत था, वो तो लुट गया, हमें पता ही नहीं चला। आज हमारे पुरखे होते तो हमसे एक सवाल करते। बिरसा मुंडा कहीं बैठकर देख रहे होंगे, जयपाल सिंह मुंडा से बता रहे होंगे, सिद्धू कान्हू तिलका मांझी आपस में बात कर रहे होंगे, वीर नारायण सिंह इस छत्तीसगढ़ के लोगों को चुपचाप कहीं से निहार रहे होंगे कि आप
अपने प्रदेश को लुटने से नहीं बचा पा रहे, आप अपने बस्तर में फर्जी इनकाउंटर में मारे जा रहे आदिवासियों को मरने से नहीं बचा पा रहे, आप हसदेव के जंगलों को लूटने से नहीं बचा पा रहे, आप मणिपुर में अपनी बहन बेटियों को इज्जत आबरू लूटने से नहीं बचा पा रहे, फिर किस बात के आप हमारे वारिस हो? मैं तो सोचता हूं कि हम तो ये सीना तान कर कहते हैं कि हां, हमारे पुरखे कितने महान थे, मगर सोचो आप सब लोग 25 साल 50 साल बाद हमारे बाद की पीढ़ी जब हमारे बारे में सोचेगी तो वो ये कहेगी कि हमारे पुरखे कितने नालायक थे जो अपनी आंखों के सामने सब कुछ चुपचाप होता हुआ देख रहे थे। ये कड़वी बात है मगर ये सच्ची बात है। इलाज करने के लिए मिठाई नहीं, कड़वी दवाई की जरूरत होती है। मिठाई से बीमारी बढ़ती है और कड़वी दवाई से इलाज ठीक होता है। इसलिए कड़वी बातें समझिए। कल्पना करिए कि बस्तर के जंगल में जिस दिन एक आदिवासी को नक्सली बताकर मारा गया, आपका समाज अगर खड़ा हो गया होता तो क्या मजाल कि किसी दूसरे के मारे जाने की नौबत आती? मैंने अपनी बड़ी बहन बस्तर की सोनी सूरी, उनका दिल्ली में इंटरव्यू लिया था। वो बोलती रही और मैं चुपचाप आंखों में आंसू को सहता रहा, उनकी दर्द की दास्तां को सुनता रहा। और ये लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भारत माता की जय। एक बात बताओ, ये मणिपुर की बहन बेटी और ये बस्तर की माएं क्या इस भारत मां की बेटी और माएं नहीं है जिनकी आबरू को आप लूट रहे हो और चुपचाप हम ये सब होते हुए देख रहे हैं? फिर किस भारत माता की बात आप करते हैं? अगर आपकी भारत माता में बस्तर की मेरी बड़ी बहन सोनी सूरी और मेरी मणिपुर की ये बहनें शामिल नहीं है तो माफ करिए, हम आपके इस भारत माता को नहीं मानते। हम भारत के संविधान वाले देश को खोजना चाहते हैं। इसलिए ये सब हो रहा है साहब, क्योंकि हम चुपचाप होते हुए देख रहे हैं। आज उत्सव का दिन है, आक्रोश मना लिया, लेकिन अभी हेमंत जी और तमाम लोग बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के लोग तो बहुत जागरूक हैं। जब से मणिपुर की बात हुई है, जब से पेशा कानून में छेड़खानी की बात हुई है, जब से वन अधिकार नियम से छेड़खानी की बात हुई है, बस्तर में लगातार आक्रोश और विरोध हो रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी हिम्मत भी आपको लग जाए। लेकिन एक बात और, आज इस सम्मेलन के बाद पूरे देश में कैसे हम एक जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि मणिपुर जैसी आग अब इस देश में दोबारा कहीं नहीं लगाई जाएगी, इसकी तैयारी करके संकल्प लेकर बाहर निकलना होगा, तब इस कार्यक्रम का कोई मतलब निकलेगा। वरना पेशा कानून बनाया तो भाई इस देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने एक भरोसा तो दिया था ना हमारे पूर्वजों को कि अगर आदिवासियों का कोई गांव होगा तो गांव वालों से बिना पूछे न तो गांव में एक पत्थर लगाया जाएगा, न तो गांव से एक पत्थर निकाला जाएगा। यह हक अधिकार आपको मिला है ना भाई। अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुच्छेद 376, 66 से लेकर जाने कितने अनुच्छेद वो आपको अधिकार देते हैं, क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बना है जो हमें हमारा हक और अधिकार देता है। और आज कुछ लोग कहते हैं कि इस संविधान को बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि जो अधिकार संविधान ने हमें दिया उस अधिकार को छीन ले, और हम चुपचाप होता हुआ देख रहे हैं। भाई ये कौन सा देश है और कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? पेशा कानून अगर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में अगर हर राज्य और हर गांव तक लागू नहीं है तो ये कमी किसकी है? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा की कमी है क्या ये? या शहीद वीर नारायण सिंह की कमी है? अरे कमी उनकी है जो हम उनका नाम लेकर गौरव होते हैं और अपने आप सामने चुपचाप इतनी तादाद। मैं तो देखा छत्तीसगढ़ में आपकी आबादी अगर तीनों समुदाय को मिला ले तो 97% लोग बताते हैं। कितनी? 97%। 48% ओबीसी, 32% आदिवासी, 20-25% तो दलित भी होंगे। तीनों मिला लें तो 97%, और 97% लोग अपनी मांग नहीं मनवा पा रहे। सरकार कोई भी हो, सरकार सरकार की तरह काम करती है। जिस समाज में सामाजिक आंदोलन की जड़ अगर कमजोर पड़ जाए तो राजनीति कब की आपका सौदा कर ले जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। 32 विधायक आपके भले होंगे लेकिन वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन विधायकों को, उन नेताओं को पता होता है
कि भाई कुछ दिन बाद 5 किलो अनाज 500 रुपया बांटा जाएगा और आप अपना वोट उनको दे देंगे जो कहेंगे मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप सोचिए ये गलती किसकी है, हमारी है कि नहीं? हम अपने वोट को दरअसल बेच रहे हैं। पहले एक सपना बेचने वाला मदारी आया तो हम उसके मदारी के खेल को देखकर खुश हो गए और अपना वोट बेच दिया। अब कुछ और तमाशा करने वाले आ रहे हैं। एक रात मैंने एक सपना देखा। उस सपने में देखा कि तीन दोस्त थे, थोड़ा सा खीर था, थोड़ी सी खीर, SC ST OBC और बाकी लोग। तो उन दोस्तों ने तय किया कि खीर कम है, कौन खाएगा? तो तय किया कि सब लोग चलो सो जाते हैं, जिसका सपना सबसे अच्छा होगा वही सुबह उठकर खीर खाएगा। आप समझिएगा ध्यान से, समझदार को इशारा काफी। तीनों सो गए और जब जगे तो तीनों ने शुरू किया। एक ने कहा मेरा सपना सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे सपने में एक ऐसे बाबा आए थे जो सबका पर्चा बनाते हैं कि जाओ तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, और वो सारे बाबा का ये पर्चा बना दिया, वो पर्चा बना दिया। तो उनकी कथा हमारे बगल में हो रही थी, मैं गया कथा सुनने और मेरा भी पर्चा बन गया, मेरी किस्मत खुल गई। देखो मेरा सपना सबसे अच्छा। बाबा की कथा सुन के वो लौटा। दूसरे से बोला गया भाई तुम अपना सपना सुनाओ। तो उसने कहा मेरे सपने में एक दूसरा बाबा आया था जो बोल रहा था एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। और वो बाबा अब जब मुझे पता चला कि वो बाबा वहीं जगदलपुर में आया है, बिलासपुर में आया है, रायपुर में आया है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी, फ्री में बस लगी थी, ट्रेन थी, पूरी और सब्जी भी पैक हुई थी और सबको कहा जा रहा था चलो किस्मत खुल गई है, बाबा आए हैं। हम सब वहां चले गए और मेरे बाबा ने मुझे देखकर बोला कि देखो अगर तुम्हारा बेटा बेटी का एग्जाम हो तो जिस दिन उसकी परीक्षा हो उस दिन बेलपत्री पर शहद लगाकर किसी एक चीज पर लगा देना, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। और अखबार में खबर छपी कि उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। लेकिन बाबा ने जो एक लोटा जल दिया है वो मैं लेकर आया और अभी आपके बीच में बैठा हूं, इसलिए उससे ज्यादा अच्छा सपना किसका? मेरा। तीसरा चुप बैठा था, चुप था। दोनों बोले कि भाई तू सुना। कहा नहीं जाने दो। कहा नहीं सुनाना पड़ेगा। कहे छोड़ो। कहा क्या सपना देखा? नियम बना था। कहा हमने कुछ नहीं देखा। कहा नहीं बताना पड़ेगा, ये तो गलत है। तो कहा अच्छा सुनो, जब हम सोने गए ना तो हमारे सपने में बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा और वीर नारायण सिंह आए और कहे तेरी खीर सदियों से कोई और पीता है और खीर बगल में रखी है और तू सो रहा है, उठ और खीर पी जा। और मैं चुपचाप। दोनों दोस्त खड़े हुए, कहे कि अगर उन लोगों ने कहा खीर पी जा तो तूने क्या किया? कहा इतने बड़े बड़े महापुरुष मेरे सपने में आए और कह रहे हैं खीर पी जा, तो खीर पी गया। उसने कहा कि अरे तुमने हमें बुलाया क्यों नहीं? कहा बुलाया था, दोनों बिस्तर पर नहीं थे। अब पता चला एक कथा सुनने राजगढ़ गया था और दूसरा कथा सुनने जगदलपुर गया हुआ था। कथा सुनने वालों को कथा सुनने दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की शिक्षा, रोजगार की, आपके कमाई की, आपके पढ़ाई की, आपके सिंचाई की, आपके जल जंगल जमीन की खीर सदियों से कोई और पी रहा है, कब तक उस खीर को किसी और को पीने देंगे? उठिए और अपने हिस्से की खीर आपको पीनी होगी। आज के कार्यक्रम का ये पैगाम हमारा आपके लिए। और वो खीर इसलिए हमें पीना होगा क्योंकि वो खीर हमारे पुरखों की मेहनत से तैयार हुई है। एक बात बताइए, दुनिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, हेमंत जी यहां समय की दिक्कत नहीं है, मेरा समय जब पूरा हो तो बता दीजिए, आज मन से कुछ बात कर लूं, बोलू ना? हाँ, ये सुनना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि। अब एक बात समझिए, इस देश में दुनिया के बाहर जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश से नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, कहते हैं ना। और भारत में आकर बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, सही है कि नहीं? ये सिरपुर यहीं पर है ना, पुराना बुद्धिस्ट है,
लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जो प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं, वो अगली बार जब अमेरिका में जाएं तो वो दुनिया को ये बताएं, जब वैज्ञानिकों की यहां जाएं, कहें अरे तुम लोग कहां खोए बैठे हो, मैं तो उस देश से आया हूं, तुम्हारे यहां आज इंसान एक तरह से पैदा होते होंगे, मेरे यहां इंसान मुख से भी पैदा होते हैं, भुजाओं से भी पैदा होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जाकर वहां बताएं कि आपका विज्ञान फेल हो गया होगा कि अगर एक इंसान में दूसरे इंसान का खून अगर चढ़ाना है तो बिना ब्लड मैच किए खून नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे यहाँ की सर्जरी कितनी आगे थी कि हम एक इंसान पर किसी जानवर का मुंडी भी चढ़ा सकते हैं। मैं अपमान किसी का कर रहा हूं क्या? मैं किसी का, आपकी कहानी है, मैं उसे याद कर रहा हूं। अगली बार भारत के प्रधानमंत्री जाएं तो वहां जहां से आया हूं, अभी हेमंत जी अभी कथा सुना रहे थे कि बगल में फलाने एक ऋषि हैं, उनका एक जगह यहां पर कमंडल गिर गया था और उस कमंडल जहां गिरा वहीं से नदी निकल गई, उस नदी का नाम है महानदी। रे भाई, आपका कमंडल कितना बड़ा था और कितना पानी उसमें था कि जहां कमंडल गिर रहा है वहां से नदी गिर गई, और कुछ गिरा होता तो पता चला महासागर बन गया होता। हम कैसे मान ले भाई? आप आज जो कपड़ा पहने हैं, जो माइक में बोल रहा हूं मैं, जिस स्पीकर से आप सुन रहे हैं, जिस बिजली से ये पंखे चल रहे हैं, जिन कुर्सियों पर आप बैठे हुए हैं, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपके आसपास सामान है, ये सारे सामान विज्ञान ने पैदा किए हैं कि किसी धर्म ने पैदा किया? हमारे यहां होता क्या है, गाड़ी पैदा होती है विज्ञान से, और गाड़ी जब खरीदते हैं तो उस पर पूजा आरती करते हैं। क्या मैं एक बहन अपनी गाड़ी जब खरीद रहा था तो हर शोरूम में एक व्यक्ति बैठा होता है, उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लूंगा, हरकतों से आप पहचान जाएंगे। वो एक व्यक्ति तुरंत थाली लेके आ जाता है, जजमान, हम कहे जी, कहे इसकी नजर उतरवा लो, पूजा करवा लो। हमने कहा उससे क्या होगा? कहा कि इस पर जो खराब चीजें होंगी, काला ग्रहण होगा, वो सब हट जाएगा, रक्षा होगी। मैंने तुरंत पलट के एजेंसी वाले से पूछा कि तुमने गाड़ी का इंश्योरेंस किया है? तो उसने कहा हाँ। तो कहा 3 साल के इंश्योरेंस का कितना रुपया लिया? तो कहा 50,000। मैंने पलटकर इधर बोला कि मैं आपको 5,000 दे दूंगा, आप गारंटी ले लो कि अगर 1 साल में मेरी गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट होती है तो सारा खर्चा आप उठाओगे। थाली समेत वो भाग गया। भाई मैंने कोई गलत बात कही क्या? भाई मैं तो यही कह रहा हूं, गारंटी ले लो। अगर किसी चीज को कह रहे हो तो उसकी गारंटी ले लो, हम भी आपको मान लेंगे। गारंटी नहीं लेंगे। एक गांव में गधा मर गया। क्या? गधा। देखिए किससे कहानी से बात बहुत दूर तक जाती है। गांव वाले परेशान, और फिर वैसे ही एक आदमी के पास आए, कहे हुजूर बड़ा अनर्थ हो गया, हमारे गांव वाले 4 बच्चों ने मिलकर गधा मार दिया। वो शख्स खड़े हुए, कहे ये तो बहुत बड़ा पाप है, वेदों में लिखा है कि इस पे 22 प्रकार के नरक हैं, जिसमें किसी में काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, तला जाएगा, भुना जाएगा, बड़ा नरक हो गया। उन गांव वालों ने कहा कि अरे इससे बचाव कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि हवन कराना पड़ेगा, कथा करानी पड़ेगी, 25 गांव के हमारे वाले लोगों को बुलाकर खाना खिलाना पड़ेगा। कहे कितना खर्च आएगा? कहा 1 लाख रुपया खर्च आएगा। और तभी गांव वाले में से एक आदमी जाकर उनके कान में बोला कि पंडित जी, जो 4 बच्चे गधा मारे हैं उसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। वो शांत होकर बैठे। और हमारे भोजपुरी में है, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी थोड़ी मिलती जुलती है। उन्होंने कहा कि 2-4 लइकन में एक संतोष, और गधा के मरले में कौनो न दोष। समझ गए ना? हमारे घर में बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो वही आते हैं और कहते हैं कि जाओ, नक्षत्र ठीक नहीं है, ग्रह ठीक नहीं है, बच्चा नौकरी नहीं पाएगा। बाबा बनने का फार्मूला आज आपको दिए जा रहा हूं। लंबी जटा बढ़ाओ, लंबा कपड़ा पहनो, बिना स्कूल में गए बड़ी बड़ी फेंको, और जाओ कहीं पर किसी आदमी के सामने कोई आए तो उसको कहो मेहनत करते हो लेकिन मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता। सामने लोग कहेंगे हाँ बाबा। फिर आप कहेंगे घर में कोई बीमार है, इलाज करा रहे हो, ठीक नहीं होगा, और वो कहेंगे हाँ बाबा। आप कहेंगे कि बहुत मेहनत किया, बेटे को नौकरी नहीं मिली, तो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कहा घर में कलेश होता है, बड़ी अशांति रहती है। अरे हुजूर आप तो देवता हैं। कहा जाओ हरी चटनी की बजाय लाल चटनी खाओ, दया रुकी है वही हो जाएगी, बाबा बन जाएंगे आप। अरे भाई कौन घर ऐसा है जिसमें उसकी मेहनत के बराबर उसको फल मिलता है? कौन घर ऐसा है जिसमें कोई बीमार नहीं है? कौन घर ऐसा है जिसमें कोई बेरोजगार नहीं है? कौन घर ऐसा है जिसमें झगड़ा नहीं है? लेकिन मेरे घर के झगड़े को, मेरी बीमारी, मेरी लाचारी, मेरी और महंगाई को कोई बेच करके खा गया, उससे हमें दर्द मिला क्या? हाँ थोड़ी देर राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। मगर मैं आपसे कहने आया हूं, जिस दिन से इस देश का संविधान लागू हो गया है ना, ऐसे किसी पाखंड में मत जाइए। अपने जो वोट देने हैं जिसको, उससे पूछिए मेरे बेटे को अगर शिक्षा न मिली, मेरे परिवार के लोगों को दवाई न मिली, मेरे घर में कमाई न मिली, मेरे खेत को सिंचाई न मिली और हम सबको खुशहाली न मिली, तो अगली बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हमारे में से हम नेता पैदा करेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। यहां से मुक्ति का रास्ता बना हुआ है। हम गलत जगह मुक्ति खोज रहे हैं भाई। अच्छा ये बताइए, सिलेबस आपका कौन बनाता है? जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका सिलेबस कौन बनाता है? जिसको आप नेता वोट देकर भेजते हैं वही ना बनाता है। आपका पैसा कानून लागू होगा कि नहीं लागू होगा ये कौन निर्णय लेता है? वही ना जिसको आपने वोट दिया। आपके नागरिकों के ऊपर अब समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, यूसीसी, और उससे आपका अपना कल्चर छीन लिया जाएगा। ये निर्णय कौन ले रहा है? कोई ऊपर से ले रहा है? नहीं भाई, जिसको वोट दे दिया वही आपके खिलाफ ये निर्णय ले रहा है। आपकी खेती कमाई बेची जाएगी, निर्णय कौन ले रहा है? कोई दूसरी ताकत आ रही है? नहीं, सब कुछ यहीं का हो रहा है। सब कुछ यहीं के निर्णय लिए जा रहे हैं और हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। एक बात बताइए, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूसीसी जब आएगा तो मुसलमानों के खिलाफ है। अरे इस देश के आदिवासी समाज के लोगों, आप पूरे देश में जिस दिन ऐसा कोई कानून आए, पूरे देश के सड़कों को अपने उलगुलान और सेवा जोहार के नारों से गुलजार कर देना। आपके पीछे कंधा मिलाकर हम सब भी खड़े होंगे कि आपको इस देश में आपके संस्कृति से छेड़खानी नहीं करने देंगे। और अगर आप ऐसा आंदोलन नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर वो कानून बनाया जाएगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे जैसे मणिपुर को जलाया जा रहा है और कोई भगवान, कोई खुदा, कोई गॉड उनको बचाने नहीं जा रहा है। अगर हम और आप खड़े हो जाएं तो अगली बार किसी बहन बेटी की आबरू नहीं लूटी जाएगी, इसकी तो गारंटी है। लेकिन चलो कितना भी आरती बजाओ, घंटा बजाओ, लेकिन मणिपुर की बेटियों को आप न्याय नहीं दिलवा सकते। सीधी सी बात है। न्याय मिलेगा तो संघर्ष से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो जागरूकता से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो सवाल पूछने से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो शिक्षा से मिलेगा, न्याय मिलेगा तो तब मिलेगा जब न्याय मांगने वाले ताकतवर होंगे। अगर कमजोर होंगे तो ऊपर वाला एक ही लाठी से सबको हाँक देगा और अगली बार 5 साल के लिए फिर हम और आप मूर्ख बन जाएंगे। 2024 नजदीक आ रहा है, इशारों में ही आपको अपना पैगाम दे रहा हूं। न्याय भीख मांगने से नहीं मिलता और जिस दिन इस देश की आम आवाम खड़ी हो जाए कि हमें हमारा हक चाहिए, हम अच्छा दूसरे का हक छीन रहे हैं क्या? अच्छा हम ये मांग रहे हैं क्या कि किसी और की जमीन छीन कर हमें दे दो, हम किसी और की नौकरी छीन कर हमें दे दो, किसी और की शिक्षा छीन कर हमें दे दो? नहीं, हम ये मांगते हैं मेरे हिस्से की नौकरी, मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से का मालिकाना हक मुझे चाहिए और जो भी उस पर अवैध कब्जा किया है उसको खाली कराओ। इसलिए जाति जनगणना इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और जाति जनगणना पर 2024 का चुनाव होना चाहिए। अरे पता तो चले कहीं 3% लोग 97% चीजों पर कब्जा तो नहीं किए बैठे हैं। असली लड़ाई ये जल जंगल जमीन की लड़ाई, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, कलम और किताब की लड़ाई। दंगाई त्रिशूल और तलवार के सामने अगर कोई आपको बचाएगा, कलम और किताब बचाएगी। याद रखिएगा, हमारे पुरखे अगर तीर कमान पकड़े तो इसलिए पकड़े कि हम कलम और किताब पकड़ सकें, और कलम किताब होती तो शिक्षा और जागरूकता होती, जागरूकता होती तो चेतना बढ़ जाती, और चेतना होती तो लोग सवाल करते। जादू दिखाने वाला आता था, वो जादू दिखाता था और वो जादू में पैसा बनाकर वो दिखाया। वैसे ही एक जगह जजमान गए, कथा सुनाए, उन्होंने कहा, ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा, उसका बता रहा हूं।
वो आदमी बहुत परेशान होकर गया और कहा कि हम जो है बहुत परेशान हैं। तो उस आदमी ने बोला, तुम्हारा शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। कौन सा ग्रह? दुनिया में कंप्यूटर बना तो उससे ग्रह नक्षत्र पढ़ा गया। भारत में कंप्यूटर आए तो उससे सबसे पहला काम हुआ जन्म कुंडली बनाने का। जन्म कुंडली समझते हैं ना? अरे आपको पता ही नहीं कि पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड था कि सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड था, और आप कह रहे हैं राहु और केतु शनि के बीच में आ गए इसलिए आपका ग्रह नक्षत्र ठीक हो गया। मैं बताऊं, राहु और केतु को पता ही नहीं होगा, शनि को पता ही नहीं होगा कि उसकी जगत बदल देने से धरती पर लोगों की किस्मत बदल जाती है। मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके बीच में आ जाने से धरती पर लोगों की शादी टूट जाती है। पता है क्या मंगल ग्रह को? वो आदमी गया तो उसे कहा कि आपकी जो शादी है वो तो ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है। कहा कैसे ठीक होगा? कहा हवन कराना पड़ेगा। कहा कितना खर्चा आएगा? कहा 10,000। कहा इतना पैसा तो नहीं है। उसने कहा जाओ छूट दे देते हैं, 5,000 रुपए 50% डिस्काउंट, और छूट दे दिया और हवन करा लो। और उसके बाद वो आदमी बोला इतना भी नहीं है। उसने कहा अच्छा 1,000 रुपए दे दो, छोटी वाली हवन करा देता हूं, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली करा लेना। वो आदमी बोला साहब 1,000 रुपए भी नहीं है। उसने कहा 100 रुपए दक्षिणा दे दो, मैं तुम्हें मंत्र दे देता हूं, इसका जाप करते रहना और तुम्हें तुम्हारे दुख से राहत मिल जाएगी। वो आदमी खड़ा होकर दोनों जेब दिखाकर बोला कि हुजूर मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। सामने वाला आदमी गुस्से से खड़ा हुआ और कहा कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी लड़ाई किस बात की है? आपके जेब की कमाई की। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, भिलाई छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाके से आए लोगों, एक रोटी कम खाना चलेगा, एक कपड़ा कम पहनना चलेगा, अपनी गाढ़ी कमाई से 1 रुपया भी किसी ढोंग ढकोसले में मत देना। ये सारा पैसा बचाकर शिक्षा पर खर्च करना और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर करवाना। स्कूल भेजिए। आपका बच्चा अगर स्कूल नहीं जाएगा, आपके बेटे और बेटी शिक्षा नहीं पाएंगे, तो वही कोई मदारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और कहे हम कह के जाएंगे कि इसे पक्षियों फंसना नहीं। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हमारे लाख भाषण देने और आयोजन समिति के लाख कार्यक्रम कराने के बाद भी हमारे और आपके घर के बच्चे उस शिकारी के जाल में फंस जाएंगे और उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अभी भी फंसे हुए हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए, आज फंसे नहीं हुए हैं। इसलिए उस कहानी का अगला पड़ाव क्या है? एक उनमें ही आया नायक बनकर, वीर शहीद वीर नारायण सिंह की तरह उनमें ही कोई नायक बनकर आया, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा की तरह, कि अरे पक्षियों, सदियों से तो तुम इस जाल में फंसे हो और अलग अलग उड़ना चाहते हो, अलग अलग जाल से निकलना चाहते हो। न तुम निकल पाए आज तक, न ये निकल पाया। आओ एकजुट हो जाओ और एक साथ ताकत लगाओ, पूरा जाल उड़ा कर ले जाओ और तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज विश्व आदिवासी के दिवस में मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, एकजुट हो जाओ। हमारी ताकत से देश दुनिया में अगली बार कोई जालिम तानाशाह नहीं पैदा होगा, इसका भरोसा मैं आपको दिला रहा हूं। मगर हम बिखरे हुए हैं। और कैसे बिखरे हुए? मैं ओबीसी समाज के आता हूं और ओबीसी समाज पीले रंग का गमछा वो भी बांधता है, आदिवासी समाज पीले रंग का गमछा आप भी बांधते हो। बताओ हम दोनों एक ही परिवार के लोग हुए कि नहीं? मेरे अपने ओबीसी समाज के घरों में कभी कोई पूजा होती थी, कभी शादी विवाह होता था, बच्चा पैदा हुआ या कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, हम भी हल्दी में लिपटे हुए ऐसे ही चावल से पूजा करते हैं और आप भी हल्दी में लिपटे हुए चावल को हमारे माथे पर लगाकर हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। बताओ हम दोनों एकजुट हुए कि नहीं? हमारे ओबीसी घरों में जो किसान कामगार जातियां हैं, जो खेती किसानी करती हैं, मेहनत करती हैं, उनके घर में भी अगर फसल कटती है, फसल बढ़ती है, फसल रोपी जाती है, तो उस समय त्योहार मनाया जाता है। हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं और आप भी प्रकृति की पूजा करते हैं। बताओ हम और आप एक हुए कि नहीं? मगर अफसोस, जिन्हें आपने नेता बनाया वो भी ये बात नहीं बताया
और हम तो ये बात जानते ही नहीं थे। मगर चलो, हमारे पुरखे कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर जाएदा बही, जबे से चेता तबे से सही। अगर आज से ही चेतना हो जाए तो भी कोई देर नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ लुटने से हम बचा सकते हैं। शर्त एक है, आइए गले मिलकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, कामगार, कमेरा, हम सब इस मुल्क के 90% लोग हैं। हम 90% एकजुट हो जाएं तो भारत के संविधान को बदलने की बात करने वालों को इस देश में हमेशा के लिए हम सत्ता से बाहर कर सकते हैं। क्योंकि हम 90% लोगों को अधिकार जो मिला किसी धर्म से नहीं मिला, किसी किताब से नहीं मिला। हम सब 90% लोगों को जो अधिकार मिला है वो भारत के संविधान से मिला है। इसलिए इससे छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप धर्म का प्रचार करने आ रहे हो, कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत के संविधान को बदलेंगे, और हम और आप चुपचाप देख रहे हैं। वो जेल में गया क्या? वो जो कह रहा है भारत का संविधान बदलेंगे, वो जेल में गया क्या? इस देश में राष्ट्रपति बनाया गया तो हमारे पिछले राष्ट्रपति महामहिम थे, मंदिर में गए तो मंदिर में घुसने से मना कर दिया क्योंकि वो दलित थे। अगर वो दलित थे तो इसका मतलब हिंदू नहीं थे। एक ही बात का जवाब देना मेरी। हमारी वर्तमान की माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया दिल्ली के एक मंदिर में जाने लगी तो दूर से उनको पूजा करने दिया, उनका शुद्धि करवाया था जाकर के उनके चैम्बर में। बताओ, आजाद भारत में है हिम्मत किसी चुने हुए सबसे बड़े व्यक्ति को आप शुद्धि करा रहे हो? इसका मतलब वो पाप करके गई थी क्या कि वो आदिवासी घर में पैदा हो गई? ये अपमान आपका हुआ कि नहीं हुआ? भूल गए कि नहीं? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, जिस मंदिर में घुसने नहीं दे रहे, संविधान लागू है भाई। देश के सबसे बड़ी नागरिक वो हैं, सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन संसद भवन जब नई बनाई जाएगी तो उसमें इस देश की पहली नागरिक को नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो आदिवासी हैं। बताओ अपमान किसका हुआ? इस देश में 7.5% आरक्षण आपको मिला है। आज पता लगा कर देखो देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने आदिवासी प्रोफेसर हैं, पता लगाइए आप। मैंने आरटीआई लगाई है, 99% पोस्ट आपकी खाली पड़ी है। 1 या 2% पोस्ट पर आज तक आपके प्रोफेसर बने, और कुलपति तो शायद ये आदिवासी विद्यालय है ना, ये अभी मैं पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है अमरकंटक में एक आदिवासी इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय बना है। पता चला उसका भी बड़े बड़े पदों पर कोई आदिवासी नहीं बैठा है। और उसमें रिपोर्ट लिखी हुई है कि जिस आदिवासी विश्वविद्यालय में आदिवासियों को 50% आरक्षण था, अब वो घटाकर 7.5% कर दिया गया है। हम चुपचाप देख रहे हैं। भाई गुनहगार कौन है? पेशा कानून लागू नहीं हुआ, हम चुपचाप देख रहे हैं। बस्तर में आज भी फर्जी एनकाउंटर में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं। जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब आदिवासी को मारा जाता है तो शायद ओबीसी को उतना दर्द नहीं होता है। जब दलित को मारा जाता है तो आदिवासी को शायद उतना दर्द नहीं होता। किसी महिला की आबरू लूटी जाती है, किसी किसान का खेत लूटा जाता है, किसी नौजवान की नौकरी छीनी जाती है, बाकी लोगों को शायद उतना दर्द नहीं महसूस होता। देश भूगोल से नहीं बनता। कश्मीर में आग लगे तो कन्याकुमारी को आंच लगे, मणिपुर जले तो दर्द गुजरात को हो। अगर ये नहीं है तो माफ करिए, हम बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन आज भी एक राष्ट्र नहीं बन पाए। राष्ट्र होता है साझा सुख और साझा दुख से। मेरे दुख में अगर आप दुखी नहीं हैं तो हम दोनों एक परिवार के नहीं हैं। मेरे सुख में आप सुखी नहीं हैं तो माफ करिए, हम में कोई फूट डाल गया है कि केवल इसलिए लूटा गया क्योंकि ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दिया, आदिवासी को आदिवासी से लड़ा दिया, दलित को दलित से लड़ा दिया, मणिपुर को अलग लड़ा दिया, मेवात में मुसलमानों को मार रहे, उधर दूसरी तरफ किसी गरीब को मार रहे, और आज नारा लगा रहे कि हम इस देश में दुनिया का नाम रोशन कर रहे। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं।
आप याद करिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। आप भी खुश हो गए, ले धुआंधार उसको सीट दे दिया, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। पहले भेल बेचा, फिर रेल बेचा, उसे स्टेशन पर चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्टेशन बेचते सब देख रहे हैं, फिर भी कोई भरोसा नहीं कर रहे। पहले बैंक बेचा, रेल बेचा, कंपनी बेची, नौकरी बेची, और कहा था कि 15 लाख देंगे, नहीं आया। रुपए की कीमत को डॉलर की तुलना में मजबूत करेंगे, रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हो गया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल का अत्याचार, अब की बार उन्हीं की सरकार। टमाटर कितना रुपया किलो है? बोलिए जोर से। 250 हमारे यहां है, क्योंकि हमारे यहां राम राज्य आया हुआ है। आपके यहां थोड़ा कम हो सकता है। पेट्रोल 100 रुपया, डीजल लगभग 100 रुपया, आपकी घर की एलपीजी गैस 1200 रुपया। आपकी बेरोजगारी दर आज भारत में सबसे ज्यादा। नौकरियां 2 करोड़ देने की बजाय कोविड के बाद अब तक कम से कम 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। बैंक बिक गए हैं, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, शिक्षा महंगी हो गई है। और आज उस फकीर से आप कोई सवाल पूछो तो उसका एक पुराना भाषण लोग भेज देते हैं, मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हमारे आपके बच्चों का क्या होगा? मैं गलत कह रहा हूं क्या? भाई उसके आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, वो किसके लिए करेगा? मगर हमारे तो आगे, हमारे पीछे पुरखे थे, आगे आने वाले वारिस होंगे ना, वो हमसे पूछेंगे ना। और यह आखिरी वाक्य है, मैं बात अपनी यहीं खत्म करके जा रहा हूं। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल करेंगे, साहब हम जानते हैं लोग झूठे मुकदमे में जेल में डाले जा रहे हैं। आज भी मैं एक दावा करूं, सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे में जेल में जाने वाले लोग इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी घरों के लोग होंगे। गलत कह रहा हूं कि सही? जोर से बोलिए। जेल में किसके घरों के बच्चे हैं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी का शिकार कौन है? सबसे ज्यादा अशिक्षा के शिकार कौन है? सबसे कम जमीन किसके पास है? हमारे राज्य की सबसे कम संपत्ति किसके पास है? और सब कुछ जब हमारे पास कम है, फिर भी हमें कुछ पता नहीं है, फिर भी हम चुप हैं, खुश हैं। क्यों? क्योंकि जाने दो, हमारी जाति ताकतवर है, हमारा पार्टी ताकतवर है, हमारा मोहल्ला ताकतवर है, हमारे घर में एक नौकरी है, हमारे घर में आग थोड़ी लगेगी। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए साथियों, यह आखिरी बात है, आज सबसे ज्यादा अन्याय जिस ताकत के साथ आपके ऊपर हो रहा है, उतना अन्याय देश में किसी के ऊपर नहीं हो रहा। यह मेरा आखिरी वाक्य गौर करिएगा। हम बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाकर अपने पुरखों को याद करते हैं कि हमारे पुरखे लायक थे तो हम यहां पहुंचे। सही है ना? अगर उन्होंने कुर्बानी न दी होती तो हम यहां होते क्या? नहीं होते। लेकिन हमारे 50 साल बाद की पीढ़ी भी हमसे पूछेगी ना, तुम जब थे तो भारत का संविधान था, तुम जब थे तो आदिवासियों को संविधान में हक मिला था, तुम जब थे तो बस्तर में आदिवासी लड़ रहा था, तुम जब थे तो बकसवा और हसदेव के जंगलों में आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहा था, तुम जब थे तो पेशा कानून लागू कराने के लिए आदिवासी लड़ रहा था, तुम जब थे तो UCC यानी समान नागरिक संहिता के नाम पर हमारी संस्कृति में हमला जो हो रहा था उसके खिलाफ लोग लड़ रहे थे, तुम जब थे
तो लोग शिक्षा बचाने के लिए लड़ रहे थे। तुम जब थे तो सरकारी नौकरी थी, तुम जब थे तो सरकारी जमीन थी, तुम जब थे तो सरकारी शिक्षा थी, तुम जब थे तो धन संपत्ति थी। और 50 साल बाद तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए हो जिसमें न भारत का संविधान है, न पेशा कानून है, न कोई भी कानून है। ये बताओ, आप संविधान हट जाएगा तो कोई अधिकार आपको मिलेगा क्या? और अगर आज की परिस्थिति बनी रही तो क्या भारत का संविधान सुरक्षित बचेगा क्या? क्या आप इसे बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं? मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों से आंख मिला सकूं, इसलिए जेल, मुकदमे और बुलडोजर के डर के बावजूद बिना अपनी नौकरी की चिंता किए हुए, बिना अपनी जान की चिंता किए हुए आज के लुटेरों के सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल करके कह रहा हूं कि तुम जैसा भारत बनाना चाहते हो, हमारे रहते तुम हम ऐसा भारत नहीं बनाने देंगे, इसलिए ताकि मेरे बच्चे मुझे आने वाली पीढ़ियों में गर्व करें। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आपके बीच में आया हूं। आयोजन समिति के लोगों, आपने हमें इतना प्यार और मोहब्बत दिया। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव में गाय भैंस चराने वाला किसान कामगार जाति में पैदा हुआ एक बच्चा, जो शिक्षा अगर न मिले होती तो आज अभी यूपी के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहा होता। अगर शिक्षित न हुआ होता तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाता। मैं पहुंच तो गया, लेकिन आज वो सब नौकरी देने में, परमानेंट करने में बड़ा कतराते हैं। वो कहते हैं कि बड़ा हमारे खिलाफ बोलता है। मैं कहता हूं नहीं भाई, देखो अब तक जहां तक पहुंचा वो अपने दम पर पहुंचा, अपने पुरखों के दम पर पहुंचा। तुम हमसे क्या छीन सकते हो? नौकरी ना। तुम हमसे क्या छीन सकते हो? मेरी जमीन, मेरा मकान ना। तुम हमसे क्या छीन लोगे? मेरी गाड़ी छीन लोगे, मेरा बंगला छीन लोगे, मगर मेरे पुरखों का दिया हुआ इंसान का स्वाभिमान और शिक्षा से पाया हुआ ज्ञान तुम कभी नहीं छीन सकते। इसलिए मैं बिना डरे तुम्हारे सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ा हूं, क्योंकि जब ये सब नहीं था तो हमारे पुरखों के पास कुछ नहीं था। न जमीन थी, न शिक्षा थी, न रोजगार था। वो हाथ से श्रम करते थे और कुछ लुटेरे लोग आकर के उनके श्रम को लूट लेते थे। भारत का संविधान लागू हुआ तो हमें शिक्षा का मौका मिला, हमें शिक्षा मिली, रोजगार मिला, हमें स्वाभिमान मिला। और आज आप स्वाभिमान लूटना चाहते हैं? माफ करिए, हम ये स्वाभिमान नहीं लूटने देंगे। हम अगर अकेले भी बचे तो दिल्ली की सड़कों पर मैं आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूं, विश्व आदिवासी दिवस के दिन आपने हमें सम्मान दिया है, मेरी प्रकृति को मुझसे पूजा करवाई है। मुझे खुशी है कि मैं पत्तियों पर, टहनी पर लटका हुआ एक कमजोर सा पत्ता जब अपनी जड़ों के पास गया तो यहां से ताकत लेकर लौट रहा है। ये रोशनी जो इस दीपक में जल रही है, ये आंधियों के बीच खड़ी है। बहुत तेज आंधियां चल रही हैं जो इस रोशनी को बुझाना चाहती है। ये जो पूजा आपने की, इसमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं बैठा था, मगर ऐसे ही चलता रहा। हमारे और इस पूजा के बीच में कोई मीडिएटर बिठा दिया जाएगा जो हमसे यहां पर लूटने के लिए हमारा धन संपत्ति बैठ जाएगा। इसलिए खतरा इस संस्कृति पर है, वापस अपनी संस्कृति पर लौटना है। आपने जो हमें सम्मान दिया वो अपने सर माथे पर मैं लेकर दिल्ली लौट रहा हूं। मैं जानता हूं कि वक्त बहुत खराब है, पता नहीं आगे कल क्या होने वाला है, लेकिन जब आप जैसे लोगों से ऊर्जा और हिम्मत मिलती है कि दर्द अगर मणिपुर को हो रहा है तो दवा के लिए छत्तीसगढ़ के लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा भारत है। मैं यहां से हिम्मत लेकर जा रहा हूं, मैं हिम्मत लेकर जा रहा हूं कि मैं दिल्ली की सड़कों पर बहुत कमजोर भी कर दिया जाऊंगा, तब भी अपने पुरखे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के सपनों को, वीर नारायण सिंह के सपनों को, सिद्धू कान्हू के सपनों को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को, राम मनोहर लोहिया और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के सपनों को, भारत के संविधान के सपनों को खत्म होने से बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सेवा जोहार। बहुत धन्यवाद।